नमस्कार साथियों, आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में मैं रामनरेश मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूं, जो सभी प्रकार की शिक्षक पात्रता परीक्षाओं हेतु बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर शिक्षक पात्रता परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम सब इन प्रश्नों का अवलोकन करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिससे समय समय पर प्रसारित वीडियो आपको मिलते रहें। तो आपका ज़्यादा समय न गंवाते हुए आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, शिक्षक पात्रता परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि वे बाल विकास के संबंध में जानें। जब तक बालक के मन के भावों को हम नहीं जान सकेंगे, बालक के विकास के संबंध में हमें जानकारी नहीं होगी, तब तक हम उन्हें अच्छे से पठन पाठन नहीं करा सकते। तो आइए विगत वर्षों से बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछे गए हैं, इन सभी प्रश्नों को दोहराते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, बालकों में सृजनशीलता के विकास हेतु सकारात्मक अभिवृत्ति के निर्माण में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका है। उक्त कथन है, तो इस कथन को किसने कहा था? यहाँ दिया गया ऑप्शन ए स्किनर, बी डॉक्टर एस चौहान, सी कार्लसनिक, डी वुडवर्थ। तो यहाँ उचित विकल्प बी है, डॉक्टर एस चौहान। यह वक्तव्य एस चौहान द्वारा कहा गया था। प्रश्न 2, सृजनात्मक से आशय पूर्ण अथवा आंशिक रूप से 3 वस्तु के उत्पादन से है, उक्त कथन है। तो यह किसके द्वारा कहा गया था? यह कथन दिया गया ऑप्शन बी सही है, रुचि। यह रुचि के द्वारा कहा गया था। प्रश्न 3, सृजनशील बालक की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए साहस की उपलब्धि, बी अत्यधिक जिज्ञासु, सी परिश्रमी, डी मंद बुद्धि। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, मंद बुद्धि। सृजनशील बालक कभी भी मंद बुद्धि के नहीं होते, बल्कि साहसी होते हैं, अत्यधिक जिज्ञासु होते हैं और परिश्रमी भी होते हैं। प्रश्न 4, मंद बुद्धि बालक की विशेषता नहीं है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, मौलिकता। मंद बुद्धि बालकों की विशेषता मौलिकता नहीं होती, बल्कि उनके अंदर सीखने की मंद गति पाई जाती है, अमूर्त चिंतन का अभाव होता है और विभिन्न प्रकार के शारीरिक दोष भी होते हैं। प्रश्न 5, जटिल बालकों के 2 प्रकार किस विद्वान द्वारा बताए गए हैं? तो यहाँ दिए गए विद्वानों में से ऑप्शन ए सही है, बर्ट द्वारा। बर्ट ने जटिल बालकों के 2 प्रकार बताए हैं। प्रश्न 6, सीखने का सूझ के सिद्धांत में किस जानवर पर प्रयोग किया गया? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, चिंपैंजी पर। सीखने का सूझ के सिद्धांत में चिंपैंजी नामक बंदर का प्रयोग किया गया था। प्रश्न 7, शिक्षण और अधिगम है। ऑप्शन ए एक सिक्के के 2 पहलू हैं, बी शिक्षण से अधिगम तथा अधिगम से शिक्षण की प्राप्ति होती है, सी दोनों गत्यात्मक प्रक्रिया हैं, डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, उपर्युक्त सभी। शिक्षण और अधिगम एक सिक्के के 2 पहलू हैं। शिक्षण से अधिगम तथा अधिगम से शिक्षण की प्राप्ति होती है और दोनों गत्यात्मक प्रक्रियाएं हैं। प्रश्न 8, शारीरिक रूप से विकलांग बालक निम्न में से नहीं होते हैं।
तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, स्वस्थ। शारीरिक रूप से विकलांग बालक स्वस्थ नहीं होते, बल्कि वे अपंग होते हैं या बधिर होते हैं या बहरे होते हैं। प्रश्न 9, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की पहचान निम्न में से कर सकते हैं। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन डी सही है, उपर्युक्त सभी। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की पहचान हम बुद्धि परीक्षण द्वारा, उनकी उपलब्धि परीक्षण द्वारा, मंद बुद्धि बालकों की विशेषताओं को कसौटी मानकर उनका हम परीक्षण कर सकते हैं। प्रश्न 10, निम्न में से पलायनशीलता के कारण है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन डी सही है, उपर्युक्त सभी। यानी पलायनशीलता के कारणों में हम कल्पना की अधिकता मान सकते हैं, यानी कार्य न करना और कल्पना में जीना, अपने आप को बस ऐसे ही लगाए रखना, ये बन जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और कर्म कुछ न करना, कल्पनाशीलता में रहना। कुसुमायोजन, बुरे ढंग से आयोजन करना, अपने आप को सही सहमित न कर पाना। और दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति, पढ़ाई ठीक ठाक न करने के कारण से बालकों के अंदर पलायनशीलता का गुण व्याप्त हो जाता है, जो उनके लिए घातक है। प्रश्न 11, विद्यालयों में तीव्र एवं मंद बुद्धि बालकों के लिए निम्न में से शैक्षणिक व्यवस्था होनी चाहिए। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, उपर्युक्त सभी। अवसर की समानता, पाठ्यक्रम में समृद्धि, अमान्यता को रोकना, ये सभी विद्यालयों में तीव्र एवं मंद बुद्धि बालकों के लिए शैक्षणिक व्यवस्था होनी चाहिए। प्रश्न 12, वह बालक जो व्यवहार के सामाजिक मापदंड से विचलित हो जाता है या भटक जाता है, बालक अपराधी कहलाता है। यह कथन किसने कहा है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, हीली। हीली ने यह बात कही थी कि वह बालक जो व्यवहार के सामाजिक मापदंड से विचलित हो जाता है या भटक जाता है, बाल अपराधी कहलाता है। प्रश्न 13, भारतीय संविधान में कितने वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, 6 से 14 वर्ष। हमारे देश में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए भारतीय संविधान के अनुसार अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। प्रश्न 14, विद्यालय का प्रधानाचार्य सीधे उत्तरदायी होता है। तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, स्थानीय अधीक्षक के प्रति। विद्यालय का प्रधानाचार्य स्थानीय अधीक्षक के प्रति सीधे जिम्मेदार होता है। प्रश्न 15, शिक्षा योजना का सर्वाधिक प्रभावित तत्व है। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, छात्रों के कल्याण की प्रोन्नति। शिक्षा योजना का सर्वाधिक प्रभावित तत्व छात्रों के कल्याण की प्रोन्नति से संबंधित है। दोस्तों, यहाँ कई वर्षों से पूछे गए चुनिंदा प्रश्नों को चुना गया है। आप लोग निश्चित रूप से इन प्रश्नों को दोहरा लीजिए। अक्सर परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, किंतु हम भूलवश इन्हें गलत कर देते हैं और परीक्षाओं में सफलता पाने से वंचित रह जाते हैं। हमें आशा है आप मेहनत और लगन के साथ अपनी परीक्षाओं की तैयारी करते रहेंगे। प्रश्न 16, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 का गठन निम्न में से किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग 1882 का गठन किया गया था। प्रश्न 17, 10+2+3 की प्रणाली भारत की किस शिक्षा नीति की देन है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, 1968 ईस्वी की शिक्षा नीति। 10+2+3 की प्रणाली भारत के अंतर्गत
1968 ईस्वी की शिक्षा नीति की देन है। प्रश्न 18, विक्रमशिला विश्वविद्यालय निम्न में से किस राज्य में स्थित था? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, बिहार में। बिहार राज्य में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था। प्रश्न 19, प्राचीन काल में चिकित्सा संबंधी शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों में कितनी योग्यताएं अपेक्षित थी? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, उपर्युक्त सभी। प्राचीन काल में चिकित्सा संबंधी शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों के अंदर जो योग्यताएं होनी चाहिए उनमें ऑप्शन ए भी सही है, छात्र का पूर्ण स्वस्थ होना, नैतिकता, धैर्य एवं लगन उनके अंदर होना, बुद्धि की उदारता एवं कष्ट सहिष्णुता भी होना। इस तरीके से उनके अंदर ये सारी योग्यताएं होनी चाहिए। प्रश्न 20, मूल्यपरक शिक्षा की आवश्यकता है। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, समग्र विकास बौद्धिक, शारीरिक, नैतिक, आध्यात्मिक के लिए। मूल्यपरक शिक्षा की आवश्यकता हमें बौद्धिक, शारीरिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक होती है। प्रश्न 21, अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत का प्रणेता कौन था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन ए सही है, मैकाले। मैकाले अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत का प्रणेता था। उसके अनुसार जो हम शिक्षा भारतीयों को देंगे और ऐसी शिक्षा देंगे कि वे स्वतः हमारे गुलाम हो जाएंगे। प्रश्न 22, व्यवसायिक शिक्षा। तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, जीविकोपार्जन के लिए प्रशिक्षण प्रदान करती है। व्यवसायिक शिक्षा हमें जीविकोपार्जन के लिए प्रशिक्षण देती है और यदि हमारा जीविकोपार्जन नहीं हो पाता तो वह व्यवसायिक शिक्षा नहीं हो सकती। प्रश्न 23, यदि शिक्षण के दौरान छात्रों को कुछ याद नहीं हुआ तो यह कहा जाएगा कि, तो यहां दिया गया ऑप्शन ए सही है, शिक्षण नहीं हुआ। यदि शिक्षण के दौरान छात्रों को कुछ भी याद नहीं होता है तो यह माना जाएगा कि वास्तव में विद्यार्थियों को शिक्षण नहीं कराया गया। प्रश्न 24, बौद्ध विद्या का मुख्य केंद्र था। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, नालंदा। बौद्ध विद्या का मुख्य केंद्र नालंदा था। प्रश्न 25, प्राचीन काल में योग्यता और कार्य संपादन के विचार से शिक्षकों की कितनी श्रेणियां थी? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, 4। प्राचीन काल में योग्यता और कार्य संपादन के विचार से शिक्षकों की 4 श्रेणियां थी। प्रश्न 26, प्रतिभाशाली बालकों की समस्या निम्न में से नहीं है। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, समाज में समायोजन। प्रतिभाशाली बालक की समस्या समाज में समायोजन नहीं है, बल्कि वह समाज में समायोजन अपने आप करके रखता है और वह समाज में अपने आप को स्थापित कर लेता है, इसलिए यह विकल्प उचित है। प्रश्न 27, बालकों के समस्यात्मक व्यवहार का कारण नहीं है। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, मनोरंजन की सुविधा। बालकों के समस्यात्मक व्यवहार का कारण मनोरंजन की सुविधा नहीं है, बल्कि उनकी निर्धनता, अत्यधिक लाड प्यार और अनैतिक व्यवहार का होना ही बालकों की समस्यात्मक व्यवहार का कारण है। प्रश्न 28, नेत्रहीन बालकों को शिक्षा दिया जाता है। तो किससे दिया जाता है? यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, ब्रेल पद्धति द्वारा। ब्रेल पद्धति द्वारा नेत्रहीन बालकों को शिक्षा दी जाती है। प्रश्न 29, प्रतिभाशाली बालकों की समस्या है। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, उपर्युक्त सभी। प्रतिभाशाली बालकों की यह समस्या है कि वे गिरोहों में शामिल होना या अध्यापन विद्या से संबंधित कार्य करना
या स्कूल विषयों और व्यवसायों के चयन की समस्या उनके अंदर होती है। तो प्रश्न 30 जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, एक बालक प्रतिदिन कक्षा से भाग जाता है, वह बालक है। तो कैसा बालक है? यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, पिछड़ा बालक। जो बालक प्रतिदिन कक्षा से भाग जाता है और उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, ऐसा बालक पिछड़ा बालक है। वह पढ़ना नहीं पसंद करता और इसी कारण से वह और बच्चों से समायोजन नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। आज आप सभी के लिए हमने 2 सवाल भी दिए हैं। इन सवालों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और यदि आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हों, सभी का भला हो सके और सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। हमें आशा है आप नियमित रूप से अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। आज का सवाल है, प्रश्न 1, नेत्रहीन बालकों को शिक्षण किस पद्धति से दिया जाता है? और प्रश्न 2, सीखने का सूझ के सिद्धांत में किस जानवर पर प्रयोग किया गया था? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर इसी वीडियो में छुपे हुए हैं, तो इसे अच्छे से देख लें और अपनी पढ़ाई करते रहें। शीघ्र ही आप सभी के लिए मैं एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।